हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होइएगा। अगर इस बार आप क्लास 10वीं में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लाए हुए हैं। इस वीडियो में जानेंगे हम कि बिहार जो बोर्ड है BSCB जो मॉडल सेट जारी की हुई है ना, उसको आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उसको आप ज़रूर बना कर देखिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पाता है। और वही हम क्या किए, इसका पूरा सॉल्यूशन डाले हुए हैं। ठीक है ना, इस वीडियो में क्या किए हैं, पूरा सॉल्यूशन डाले हुए हैं। अच्छी तरह से देखिएगा एग्ज़ाम में कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है ना, वो कैसे उस बनाने का तरीका क्या और कैसे हम 100 नंबर में से 100 नंबर 95 98 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको भी बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा कि किस प्रकार कौन से क्वेश्चन को छोड़ा जाता है और कौन से क्वेश्चन को बनाया जाता है। इस प्रकार से ये भी बात हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। ठीक है ना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, कि मतलब इस प्रकार से हम इसके अलावा भी हमने SST का वीडियो डाल चुके हैं और उसको भी आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें भी हम पूरा सोल्यूशन करवाए हुए हैं, है ना। और इसके बाद हम जानेंगे, अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार अगर आप देख रहे हैं, 10वीं क्लास में है या आपके भाई बहन कोई भी हो, तो आप चैनल ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस पर हम सीरीज़ के साथ, है ना, आपको एक नेक्स्ट ईयर में हम और इस पर बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहली बात है कि ये वीडियो जो क्वेश्चन जो है, ये सारा जो क्वेश्चन आपको जो है हिंदी का कहाँ मिलेगा, या तो बिहार बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम लिंक है ना, तो दोनों से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम है NEO, नाम क्या है चैनल का, NEO न्यू स्टडी कैंपस। ठीक है ना, तो आप वहाँ से भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम से भी, वहाँ हम बहुत सारे, है ना, आपको मतलब डालते रहेंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप याद कर लीजिए क्या नाम है, न्यू NEO है, W नहीं है। ठीक है ना, स्टडी कैंपस, वहाँ से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये भी आपको पूरा तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, हिंदी का। अब उसको आप ईमानदारी पूर्वक क्या कीजिएगा, बना कर देखिए कि आपसे कितना बन पाता है ना। मात्र 85 क्वेश्चन बनाना होता है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। तो किसको छोड़ा जाता है और किसको बनाया जाता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो अपना कॉपी और पेन निकाल कर बैठिएगा। ठीक है ना, अब बनाने की कोशिश कीजिएगा कि आपसे कितना बनता है, और कमेंट जरूर कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक कि आपसे इतना आंसर सही हुआ है, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि पहले कि हिंदी में आपको टाइमिंग कितना टोटल मिलेगा, तो 3 घंटा और 15 मिनट का टाइम मिलता है। और 15 मिनट आपको किस लिए मिलता है, तो 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है ना, तो जानेंगे 100 नंबर का है, आपको सेम टू सेम ऐसा ही आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 है। देखिए इसमें टोटल कुल ऑब्जेक्टिव आपको 100 है, टोटल 106 प्रश्न है ना। 15 मिनट अब टाइम दिया गया है, आपको कोशिश करना है कि अपने शब्द में ही उत्तर देना पड़ता है, ये सब आप जानते ही हैं। अगर 85 क्वेश्चन का जवाब देना है, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा ज़्यादा का जवाब दे दीजिएगा, तो आपको शुरू से पहले से जो है ना, जहाँ तक 50 उसको पूर जाएगा, हो जाएगा, वहीं तक आपका इनका आंसर जाँचेगा। आइए अगर खंड अ में ऑब्जेक्टिव है, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जानकारी होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपका हिंदी भी रहता है और ग्रामर भी रहता है, यानी व्याकरण से भी रहता है। दोनों को हम, है ना, इसमें पूछा जाता है। तो 45 से 55 क्वेश्चन होता है, 45-50 क्वेश्चन आपको बुक से होता है और 45 से 55 क्वेश्चन क्या होता है, आपको व्याकरण से होता है। कोई बच्चा हो तो व्याकरण नहीं पढ़ पाता है और कोई हिंदी है, तो ऐसा नहीं, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, तभी आप नंबर ला सकते हैं। आइए क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको 100 क्वेश्चन को टच नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आपको जो ना आता उसको भी टच करना है, लेकिन हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन क्या करने हैं, बताने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको सिर्फ 85 क्वेश्चन को टच करना है, 50 क्वेश्चन को बनाना है ना। ज़्यादा अगर जिस पर भी डाउट हो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ तक मेरी बात समझ चुके होइए। आइए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको है, पढ़े होइएगा, हिंदी का पहला चैप्टर से ही उठाया गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनाहिलेशन, है ना, एनाहिलेशन, क्या नाम है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, चैप्टर का नाम, माने किताब का नाम इनके का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है। तो किसने किया है, इसका आंसर मुलायम सिंह यादव ने, राकेश सिंह यादव ने, भूषण सिंह यादव ने, इसके बाद ललई सिंह यादव ने। कौन किया है, अगर आप जानते हैं इसका आंसर बताइए कौन किया है। तो इसका जो आंसर है, इसका नाम से जो है हिंदी जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण कौन किया है, तो ये ललई सिंह यादव करते हैं। कौन करते हैं,
आपका आंसर क्या होगा, ललित सिंह यादव होगा। ठीक है ना, और आपको आता है तो आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर है, स्वतंत्रता समानता भातृत्व से युक्त है और कार्य कुशलता से युक्त है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है, तो कार्य कुशलता से युक्त है। इसमें काम कुशलता के बारे में बताया गया है कि ये है, इसमें बताया गया है। ये तो हम कार्य कुशलता का मतलब ये हुआ कि जाति प्रथा जब अगर जिस जाति में जन्म लेते हैं ना, उसी आपके अनुसार क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। तो इसी के बारे में बताया गया है इसमें पहला चैप्टर में। उसके बाद है कि गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? गुरु नानक किस प्रकार की भक्ति का प्रचार करते हैं? तो गुरु नानक है ना, सिख धर्म के क्या है, पहला गुरु है। सिख धर्म का जो पहला गुरु क्या है, सिख धर्म का पहला गुरु है ना, कौन है? तो गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक है, जिनका जन्म कहाँ होता है? पाकिस्तान में तलवंडी नामक जगह पर। कहाँ पर होता है? पाकिस्तान में तलवंडी, पाकिस्तान में जगह है, अभी प्रेजेंट में कहाँ है? पाकिस्तान में तलवंडी स्थान है, तलवंडी स्थान है, वहीं पर होता है। और एक क्वेश्चन और जान लीजिए इसे, इसमें 10 गुरु होते हैं। क्या गुरु होते हैं? सिख के 10 गुरु होते हैं, जिसमें अंतिम गुरु कौन होते हैं बताइए? अगर आपको आता है तो अंतिम गुरु, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, बता देते हैं। अंतिम गुरु का क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। क्या है? गुरु गोविंद सिंह नाम है। इनका जन्म अपने बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में, तो मतलब पटना शाही में होता है। कहाँ होता है? गुरु गोविंद को पटना शाही में। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु है। क्या है? अंतिम एवं 10वें गुरु है। और 5वें गुरु कौन होते हैं? गुरु अर्जुन देव होते हैं। कौन होते हैं? 5वें गुरु अर्जुन देव। तो आपसे पूछता है गुरु नानक के किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? तो गुरु नानक जो है कौन सी भक्ति का प्रचार किए हैं? तो ये किए हैं निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। किसका किया है? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। याद कर लीजिए, अगर नहीं याद होइएगा तो याद कर लीजिए। संत कवि गुरु नानक कैसे कवि है? तो संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? किसके साथ? समाज के साथ, गोविंद के साथ, परिवार के साथ, धर्म के साथ। तो किसके साथ है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका, है ना, इसका आंसर होगा आपका धर्म के साथ की बात हो रहा है। किसके बात हो रहा है? धर्म के साथ। संत कवि गुरु नानक जो है गुरु की कृपा से है साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं, तो धर्म के साथ के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा में हिंदी में अनुवाद किसने किया है? दही वाली मंगमा कौन है? दही वाली मंगमा का हिंदी में कहा दही वाली मंगमा, जो बारे से जो है दही बेचा करती थी, सास पोतोह वाली कहानी है ना। शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में है कौन भाषा में लिखा हुआ? तो क्वेश्चन भी बनेगा दही वाली मंगमा जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है, लेकिन उसका हिंदी में रूपांतरण कौन करते हैं? अनुवाद किसने किया? तो अमित लाल नागर ने, B.R. नारायण ने, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, गोपाल दास नागर ने। तो कौन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका B.R. नारायण करते हैं। कौन करते हैं? B.R. नारायण करते हैं। कौन करते हैं? B.R. नारायण करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा से कर्ज किसने मांगा था? तो उसी गांव के जो कहानी पढ़े होइएगा आप लोग, तो उस दही वाली मंगमा से कर्ज किसने मांगा था? तो कर्ज मांगने का काम कौन करता? उसी के गांव में एक लंपट था, दुगारी था, जिसका नाम था रंगपा, है ना। वही कर्ज मांगा था। कर्ज क्यों मांगा था? तो मंगमा का जो है अपने पुतौह जो के साथ क्या है, मतलब झगड़ा हो चुका था। उस बात से लेकर दोनों में अनबन हो चुका था, पुतौह में और सास में। इसका फायदा कौन उठाना चाह रहा था? तो रंगपा था। रंगपा कौन था? तो गांव का ही लंपट था, जुगारी टाइप के आदमी था, यही कर्ज मांगना चाह। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्ज किसने मांगा? तो रंगपा ने मांगा। ठीक है ना। और इसको पढ़िए होइएगा, ध्यान होगा, नहीं पढ़े तो इसको देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से होती है? ये भी आपको, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से होता है? तो इसका पढ़ाई होता है पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ होता है? पटना कॉलेजिएट स्कूल से होता है। कहाँ से होता है? पटना कॉलेजिएट स्कूल से होता है। याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है ना। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? सेन साहब की लड़की, तो 5 लड़की रहती है। आरती नाम रहता है ना, आरती नाम रहता है, आलो रहता है, वो है सीमा नाम रहता है, और सोफाली नाम रहता है शायद, सोफाली, है ना। और 1 2 3 4 आरती, सीमा, आरती,
सुफाली आलो आरती, मोहिनी नाम नहीं रहता है, मोहिनी नाम नहीं रहता है, तो आंसर आपका कौन नहीं है ना। तो ये आपका डी आंसर सही होगा। क्या आंसर सही होगा कि सेन साहब की लड़की कौन नहीं है, तो मोहिनी नाम नहीं रहता है। अगला है कवि रसखान किस छंद से सिद्ध थे। कवि रसखान जो है किस छंद से, सवैया छंद, रोला, दोहा, छपै। तो कवि जो रसखान है किस छंद से है, तो ये है आपका सवैया से है। किससे है? सवैया से। देखिए आपको जो आएगा वही क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, 85 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आप उसको क्या करते हैं, स्किप कर सकते हैं, आगे हम बढ़ जाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए पूरा, हो सकता है किसमें से भी आ सकता है, क्योंकि ये मॉडल सेट है। अगला है कवि रसखान के आराध्य, कवि रसखान के आराध्य कौन है। तो कवि रसखान जो है इसके आराध्य किसकी पूजा करते हैं, शिव, कृष्ण, राम, रसखान। तो रसखान किसके है, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ये कृष्ण की। क्या हो जाएगा, कवि रसखान जो है किसकी आराध्य है, तो कृष्ण भगवान के क्या करते हैं, ये भक्ति में लीन होते हैं। कौन, रसखान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ढहते विश्वास इस कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए। ये आपको है, ये भी आपको वर्णिका चैप्टर से, ढहते विश्वास। ये भी है लक्ष्मी के है, लक्ष्मी वाला कहानी है, जिसके पति कहाँ काम करता है, महेश्वर, तो कोलकाता में काम करता है। ये बाढ़ वाली कहानी कैसे है, लोगों का मन है ना, बाढ़ जो है ना, बाढ़ वाला कहानी ये है कि लोगों का विश्वास ढह रहा था कि पानी क्या है, अब हद हो चुका है, इतना बाढ़ आ चुका था, उस समय की बात है। तो वहाँ की शीर्षक कहानी में तुरई के फूल, जिस पर तुरा खिलता है ना, और खिल करके क्या होता है, मुरझा जाता है, उसी प्रकार से लोग सहसा सा क्यों मुरझा गए। तूफान के कारण नहीं, बाढ़ के कारण होगा। आंसर क्या होगा आपका, आंसर बाढ़ के कारण होगा, सूखा के कारण नहीं, भूकंप के कारण नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बाढ़, क्योंकि बाढ़ इतना भयावह आता है कि लक्ष्मी अपने छोटे से पुत्र को लेकर के 2 बच्चा को छोड़कर क्या होता है, वो भी मतलब उसका बेटा नहीं मिलता है। कहानी बहुत अच्छा सा कहानी है, तो कहानी बाद में कभी हम फुल वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप वो क्वेश्चन बता रहे हैं। ढहते विश्वास ये भी है। शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया था, तो अपने परिवार से अपने बड़े लड़कों को भेज दी थी। किसको भेजा था, अपने बड़े लड़के को। तो पति को नहीं, पति तो कोलकाता में था, छोटे लड़के को नहीं, बिल्कुल नहीं, मझली लड़का तो था नहीं। आंसर क्या होगा, बड़े लड़के होगा। क्या होगा आंसर, बड़े लड़के होगा, राइट। 12 का क्या होगा, बड़े लड़के होगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया गया था। तो मैक्स मुलर है ना, भारत से हम क्या सीखे उससे लिया गया है ना, भारत से हम महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया गया। तो ड्यूक की उपाधि, बारन की उपाधि, नाइट की उपाधि, अर्ड की उपाधि। इसने नाइट, नाइट की उपाधि मतलब होता है सर, नाइट का मतलब क्या होता है, सर होता है ना। जो मतलब मैक्स मुलर ने महारानी को विक्टोरिया ने दिया था, किनको दिया था, है ना। तो ये आंसर क्या होगा इसका, नाइट की उपाधि। मतलब कि महारानी विक्टोरिया प्रदान की गई किस उपाधि को लौटा दिया है, तो मैक्स मुलर ने नाइट की उपाधि उठा दिया। एक और क्वेश्चन है आपका SST का है, नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिलता है, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उस समय क्या होता है, उससे हताहत होकर इन्होंने अपना उपाधि को लौटा देते हैं। इसके बाद कैसर ए हिंद की उपाधि किसे मिलता है, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि किसे मिलता है, गांधी जी को मिला हुआ रहता है, लेकिन गांधी जी भी क्या करते हैं, लौटा देते हैं। और नाइट की उपाधि भी किसको मिलता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला हुआ रहता है, लेकिन ये भी क्या करते हैं, लौटा देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर के, इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, नाइट की उपाधि कौन, तो मैक्स मुलर ने लौटा दिया था। कौन दिया था, विक्टोरिया, हमारी विक्टोरिया ने दी थी। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है, तो ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, हिंदू धर्म को। क्या होगा इसका आंसर, हिंदू धर्म। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं में प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है, तो हिंदू धर्म को माना जाता है। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है कि इसमें से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर के कवि है, तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो प्रेम घन है। कौन है, प्रेम के पीर के कवि। प्रेम में जो होता है उसको पागल बोलते हैं, है ना। प्रेम के पीर के कवि कौन है,
तो प्रेम के पीर के कवि जो है आपको, है ना, सॉरी प्रेम घन नहीं, घनानंद है। कौन है? घनानंद है, जो अपने पत्नी के पीछे एकदम बेचैन रहता है, लेकिन वो पत्नी ऐसी बात कहती है कि वो क्या होता है, छोड़ करके कृष्ण के, है ना, लीला में अपना लग जाता है। तो ही प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है, क्वेश्चन बनता है, तो घनानंद को कहा जाता है। याद रखिएगा क्या होता है, घनानंद को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो कवि घनानंद जो अपने आंसुओं को कहाँ है, तो मुगल बादशाह के महल में नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहता है? उसकी प्रेमिका का नाम क्या है? सुजान नाम रहता है। वही सुजान है, उसको बोलती है कि आप जितना मेरे पीछे पागल है, किसी भक्त के पीछे में भगवान को चलाइए तो आपको कुछ मिल जाएगा, अपने काम के पीछे वही से छोड़ के चले जाते हैं। तो वही क्या आंसर होगा इसका? प्रेमिका सुजान के आंगन में अपना आंसू को पहुँचाना चाहता है। कौन? तो कवि घनानंद। ठीक है। अगला, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के? तो ईश्वर पेटलीकर आपको गुजराती, 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजराती भाषा के। कौन सी भाषा के है? ईश्वर पेटलीकर। आंसर क्या हो जाएगा? गुजराती भाषा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो गुजराती भाषा के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी ने हर व्यक्ति को मंगू को अस्पताल में भर्ती के लिए क्या करती है? मंगू को अस्पताल में भर्ती के लिए सलाह देने लगा है। ये कुसुम वाला कहानी है। ठीक है ना। ये मंगू जो जन्म से पागल होती है ना, पागल मतलब वो बोलती नहीं रहती, गूंगी रहती है, उसकी बात हो रहा है। तो माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी ने, तो कुसुम, गाँव की एक लड़की रहती है कुसुम, वो भी क्या है? पागल रहती है, वो भी ठीक हो जाती है। तो सभी लोग क्या कहता है कि आप जो कुसुम ठीक हो गई, गांव में एक कुसुम नाम की लड़की रहती है, वो भी पागल रहती है, वो ठीक होकर चली जाती है। तो सभी लोग, गांव के लोग क्या कहते हैं कि आप भी अपनी बेटी को क्या कीजिए, अस्पताल में भर्ती करवाइए, हो सकता है कि आपकी बेटी ठीक हो जाए। तो किसको देख कर कहती है? गाँव, तो कुसुम नाम की लड़की को। किसको? आंसर क्या हो जाएगा? कुसुम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, कौन सी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार? बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए, आलोक पर्व के लिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए, पुनर्वा के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर? जवाब दीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक पर्व के लिए क्या है, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी को, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। साहित्य अकादमी क्या, कौन सा पुरस्कार है? साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कामसूत्र के रचनाकार जो है कालिदास तो होगा नहीं, बाण भट्ट विभूति, तो वात्स्यायन। क्या है? कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वात्स्यायन होगा। कौन होगा इसका आंसर? कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वात्स्यायन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो बद्री नारायण चौधरी जो है प्रेमघन भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग, तो कौन से युग के कवि है? ठीक है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा भारतेंदु युग। कौन सा युग होगा? भारतेंदु युग। आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग होगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? तो भारतेंदु युग के। ठीक है ना। अगला, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? किस कारण से भारतीय विदेशी हो? तो विदेशी फिल्म देखकर नहीं, विदेशी विद्या पढ़कर। हाँ, विदेशी विद्या पढ़कर हो गया है, यूरोप में घूम कर नहीं होगा, विदेशी वस्त्र पहनकर भी नहीं होगा। आंसर इसका हो जाएगा विदेशी विद्या पढ़कर क्या हो गया है, मतलब भारतीय की बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई। ठीक है ना। कैसे होगी भारतीय की बुद्धि विदेशी? कैसी? तो विदेशी विद्या पढ़कर कैंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। क्या नाम है? एस, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन नाम रहता है। अगला, नगर शीर्षक कहानी में कुंवली अमाल अपनी लड़की को पपाती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? माँ वाला कहानी है, पपाती नगर वाला कहानी है ना। नगर वाला कहानी, वल्ली अमाल जो होती है अपनी लड़की पपाती को मदुरई स्थित बड़े अस्पताल में
किस विभाग के साथ बरामदे बैठी है? तो बाह्य रोग विशेषज्ञ, मतलब बाह्य रोग विभाग, मतलब इसको बोलते हैं बहिरंग रोग विभाग, OPD बोलते हैं। OPD मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आप जब हॉस्पिटल में जाते होइएगा तो लिखा रहता है OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब बाह्य रोगी विशेष मतलब डिपार्टमेंट विभाग, बाह्य रोग विभाग। आंसर क्या होगा? बहिरंग रोगी विभाग होगा, ठीक है ना। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोगों को देखा जाता है पहली बार। अगला है नगरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नागरी, देवनागरी वाला चैप्टर है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले है। नागरी लिपि के कौन है? तो गुणाकर मूले आंसर होगा। क्या आंसर होगा? नागरी लिपि के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा आपका गुणाकर मूले आंसर होगा, ठीक है ना। अगला, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? सिंधु राज, भोज, मुंज, उदयादित्य। तो आंसर इसका होगा पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन सा शासक। इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, इसका आंसर हो जाएगा उदयादित्य होगा। क्या होगा? उदयादित्य होगा, उदयादित्य होगा। दिख रहा है ना? चलिए, पठित पाठ के आधार पर बताया कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयादित्य होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेम कवि संवेदनशील अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित में से किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो कौन सी बात है? प्रेमी कवि की बात हो रहा है। तो प्रेमी कवि की जब ये बात आएगा तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? घनानंद आंसर, सुमित्रानंद पंत। लेकिन में से किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो प्रकृति की बात हो रहा है। प्रकृति और सौंदर्य की जब बात आएगा तो सुमित्रानंद पंत आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। प्रकृति की प्रेम की जब ही बात करेंगे तो किसका आंसर हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो कंदराओं में, पेड़ों के नीचे, नदियों के किनारे, फुटपाथ पर। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ, अपनी जो जिंदगी है कहाँ बिताते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, कंदराओं में नहीं, पेड़ों के नीचे नहीं, फुटपाथ पर। फुटपाथ पर किससे कहा जाता है? बहुत जो भी आपके शहर या गांव मोहल्ले में, जहाँ पर बड़े बड़े शहर में देखिएगा जो काम करने वाले लोग होते हैं या जो सड़क किनारे अपना ज़िंदगी क्या करते हैं, बिताते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अच्छे मतलब सबसे कौन है आपके जो कहा जाता है कि भारतवासी, इस चैप्टर बताया कि भारत माता के जो अभाव में जो मुख्य जो रूप से क्या कहते हैं उसको, भारतवासी, भारत माता कविता के अनुसार भारतवासी जो भारत के लोग जो है, अधिकतर लोग जो अपना मतलब आवास के अभाव में कहाँ पर जिंदगी है? तो फुटपाथ पर करते हैं, है ना। जो देखे होइएगा छोटे छोटे गरीब लोग सब। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के राजस्थानी, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसके लेखक तो है कौन चीज़? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से, है ना, हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका हिंदी में अनुवाद जो किया है, इसका हिंदी में अनुवाद किया है आपका, है ना, सांवर दैया। कौन किया है? सांवर दैया किया है, ठीक है ना। अगला, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्यौहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया? हालांकि अब साथ नहीं रहेगा, मतलब 1 महीना हमें बड़ा बेटा में रहेगा, इसके बाद कैलाश था, इसके बाद बिज्जू था, एक और भाई था, है ना। तो कहता है किसके साथ रहना? तो दिवाली के बाद, महाशिवरात्रि के बाद, जन्माष्टमी के बाद, होली के बाद। ये है कि आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका दिवाली के बाद निर्णय लेता है ये भाई साहब कि अब माँ जो है क्या है, अब बारी बारी से 1 महीना सबके घर में रहेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, अखिल भारतीय कहानी, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी। कौन सी पुस्तक? तो डिप्टी कलेक्टर। कौन सी पुस्तक? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कहानी कौन है? तो डिप्टी कलेक्टर ही है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के साले आए थे। कौन आए थे? लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के साले साहब आए हुए, ठीक है ना। अगला, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो
तो राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 23 सितंबर 1908। राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? अपने बिहार के रहने वाले थे। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर, इसको राष्ट्र कवि भी नहीं कहा जाता। क्या कहा था इन्हें? राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? जनतंत्र का जन्म किसका है? जनतंत्र का जन्म जो है शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल, फावड़े मतलब कुदाल होता है इसको, और हल क्या बनने वाले? आभूषण, राजचिन्ह, राजदंड, इतिहास। तो क्या बनने वाले हैं? ये बनने वाले हैं आपके राजचिन्ह। क्या बनने वाले हैं? राजचिन्ह बनने वाले हैं। आभूषण, इतिहास। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका आभूषण, राजचिन्ह, राजदंड, इतिहास। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? इसका आंसर हो जाएगा इतिहास बनने वाले। क्या बनने वाले हैं? इतिहास आंसर होगा। निम्नलिखित में से किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है ना। जो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आता होगा उसको आता भी होगा, तो कोशिश कीजिएगा जो आता क्वेश्चन उसी को आप टच कीजिएगा। ठीक है ना। किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर होता है? महात्मा गांधी, नलिनी बजन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रामविलास शर्मा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? सूरज, हिरोशिमा जो कहानी जो है ना, जो कविता है, कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? एक प्रमुख व्यक्ति? नहीं, परमाणु बम के बारे में हो रहा है। क्या हो रहा है? परमाणु बम गिर रहा था, उसी के बारे में बात हो रहा है। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो वो स्कूटर खरीदे थे। क्या खरीदे थे? साइकिल, टेलीविजन, कार, स्कूटर। तो संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज क्या खरीदे थे? तो ये खरीदे थे आपको साइकिल खरीदे थे। क्या खरीदे थे? साइकिल खरीदे थे। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण, किसके बात कर रहे हैं? कुंवर नारायण जो है रचित एक वृक्ष की हत्या, यानी क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। क्या है कि हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? किससे लिया गया है? चक्रव्यूह से, हम तुमसे, इन दिनों से। किनसे लिया गया है? तो इन दिनों से लिया गया। किससे लिया गया है? आपके क्या आंसर हो जाएगा? इन दिनों से लिया गया। ठीक है ना, इन दिनों से। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है? ल मादामोजेल द अभिनव। किससे है? तो इसका आंसर है पिकासो से। किससे लिया गया है? पिकासो। आंसर क्या होगा? पिकासो। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है? ल मादामोजेल द अभिनव। ये किनसे लिया गया है? तो किसके अनुसार? तो पिकासो के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो मक्खी का जीवन क्रम होता है। किसका होता है? मक्खी का, है ना। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका है? हम सोते रहते हैं तो मक्खी का नींद जीवन क्रम पूरा होता है। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? विनोद कुमार शुक्ल, मछली वाला कहानी। किसका है? मछली वाला। तो नौकर की कमीज, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा खिलेगा तो देखेंगे। क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? किसका हुआ है? मनी कौल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, नौकर की कमीज। किसका होगा? नौकर की कमीज होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कवियत्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला में ग वर्ण की तुलना किससे किया है? तो गमला से किया है। किससे किया है? ग वर्ण की तुलना अपने बेटे को सिखाने के प्रयास करती रहती है। तो किससे किया है? बालक के प्रसंग में किससे किया है? गधे से नहीं, गाड़ी से नहीं, गेंद से नहीं, टूटता हुआ गमले से करता है। किससे करता है? टूटता हुआ गमले से करता है, कि सिखाता है अपने बच्चे को। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विद्या में रचित है? नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ जो है, नौबत खाने में इबादत, है ना, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विद्या में रचित है? तो निबंध है, व्यक्ति चित्र है, भाषण है, साक्षात्कार है। तो नौबत खाने में इबादत जो है साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? साक्षात्कार नहीं होगा। ये साक्षात्कार तो लेता है
है ना, पंडित बिरजू महाराज वाला का होगा साक्षात्कार होता है। इसका आंसर साक्षात्कार नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्ति चित्र है। क्या किया है, नौबत खाने के बाद क्या है आपका व्यक्ति चित्र किया है। नौबत खाने के बाद कैसे पाठ किया, तुम्हें किस विद्या का चित्र है, तो व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचनाग घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। किसका है, तो ये है आपका बालाजी मंदिर की। किसका है, तो बालाजी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, विष्णु मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। तो किस मंदिर की बात कर रहे हैं, तो ये मंदिर की बात कर रहे हैं आपका, हाँ ये है बालाजी मंदिर की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, बालाजी मंदिर की बात हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बंग रविंद्र साहित्य बंगाल रविंद्र संगीत के सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया। तो झारा पलक, वनलता सेन को, महापृथ्वी को, रूपसी बंगला को। तो बंग रविंद्र साहित्य को सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित, तो किसको दिया गया, तो इसका दिया गया रूपसी बंगला को। किसको दिया गया, रूपसी बंगला को। रूपसी बंगला को, महापृथ्वी को, वनलता सेन को। इसका आंसर बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा जीवनानंद दास रचित, महापृथ्वी नहीं, वनलता सेन होना चाहिए। क्या होगा आंसर, वनलता सेन है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, वनलता सेन आंसर होना चाहिए। क्या होगा आंसर, वनलता सेन आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो उल्लू बोलता है कपास के पेड़ पर। कहाँ बोलता है, कपास के पेड़ पर, आंसर होगा राइट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए पता है। इसका जवाब दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है, तो माता का नाम पुतली बाई होता है। और पिता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तो करमचंद गांधी। क्या नाम है, करमचंद, चंद्र नहीं चंद गांधी, करमचंद गांधी था, ठीक है ना। अगला, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या होती है, तो खेल खेल में शिक्षा, हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, विदेशी शिक्षा। तो गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है, तो गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा है जो ये अहिंसक प्रतिरोध है। अगर आप अहिंसा नहीं करते हैं, है ना, किसी को मार काट नहीं करते, तो वही क्या है, सबसे बढ़िया शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध से में रहस्योन्मुखता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीत वाला है और भावबोध में रहस्य वाला है। किसका है, तो रेनर मारिया रिल्के की, अशोक वाजपेयी की, वीरेन डंगवाल की, विनोद कुमार शुक्ल की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 का आंसर है रेनर मारिया रिल्के, है ना, गीत वाला इसका जो कवि है। कैसा है, गीतात्मक शैली, जो भी कविता लिखे कैसा है, तो गीत वाला लिखे, गीतात्मक रूप में लिखे हुए। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, तो कवि के भाल पर, कवि के नैनों पर, कवि के ओठों पर, कवि के कपोलों पर। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, तो कहाँ विश्राम करती थी, ये जो विश्राम करती थी कवि के कपोलों पर विश्राम करती थी, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन है ना। हो सकता है कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन नहीं आया होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जब पढ़े होइएगा तो जरूर आप 30 क्वेश्चन जरूर बना पाइए होइएगा, है ना। 30 क्वेश्चन आपको बहुत इजी था, 20 क्वेश्चन आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम व्याकरण से भी और देखने की प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, अय वर्ण। अय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है ना। ये जो है अय वर्ण, ये व्याकरण का पोर्शन है। अय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो अय का जो बोला जाता है आपको अय, अय, है ना, तो कंठ का भी इस्तेमाल होता है और हल्का सा तालुक का इस्तेमाल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंठ और तालव्य आंसर होगा। क्या होगा, कंठ और तालव्य आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ल वर्ण, वर्ण का उच्चारण क्या है। ल जो है किससे बोलते हैं, तो य र ल जो है आपका जो जीभ जो है किसमें टच करता है, तो दांत में टच करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल वर्ण का उच्चारण क्या है, तो आपका दांत हो जाएगा, ठीक है ना। व्याकरण पोर्शन है। अगला, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है, तो अनुनासिक वर्ण किसको कहते हैं, जो हम मतलब मुंह और नाक का इस्तेमाल करते हैं। किससे करते हैं, मुंह और नाक से। तो आपको कौन कौन है, तो 5 गो है। कौन कौन है, 5 गो। ये अंग है, इसके बाद
इसके बाद है यहाँ है, इसके बाद आपके बाद इसके बाद न है, इसके बाद छोटी न है, इसके बाद म है। ये 5 को आपको किस वर्ण में रखा गया है? तो अनुनासिक वर्ण में रखा गया है। तो नासिक वर्ण की संख्या कितना है? आपका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, है ना, पहला और दूसरा, क ख च छ, इसके बाद ट और ठ और त और थ और प और फ, इस सब को बोला जाता है अघोष वर्ण। क्या बोला जाता है? अघोष वर्ण। सघोष बोला जाता है इसके बाद वाला ग, घ और अंग, इसी प्रकार से ये इसमें भी हो जाएगा, है ना। इसके बाद य, र, ल और व तालाब स। इसके बाद है कि जितना भी स्वर है उसको भी क्या है? सघोष में ही रखा जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? अघोष वर्ण कौन है? तो आपका ग तो सघोष है, ध भी सघोष है, व भी क्या है? सघोष है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ट और ठ, यही दूसरा में आता है, ट और ठ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उस उच्चारण में लघुता होती है, छोटी वर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुनासिक। तो कहेंगे नहीं। प्लुत तो लंबा स्वर लगता है, प्लुत में क्या होता है? लंबा लिखा है। अनुस्वार तो होगा नहीं, अनुनासिक होगा नहीं, तो निरुनासिक होगा। क्या होगा? इसको याद कर लीजिए, निरुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है लेकिन उच्चारण में क्या होता है? लघुता रहती है, उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनुनासिक। 55 का अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उस उच्चारण में लघुता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इसको सही कर लीजिए, इसको अनुनासिक कहते हैं। क्या होगा? अनुनासिक होगा आंसर, ठीक है ना। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? क्या कहेंगे? अनुतान, स्वराघात, वर्तनी, संगम। तो उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? इसके कारण क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं अनुतान। क्या बोलते हैं? अनुतान बोलते हैं, है ना। अनुतान को ही, उस सुर को क्या कहते हैं? सुर जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित है। अनुतान को हम भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय में आता है। किसमें आता है? अनुतान। उपसर्ग और प्रत्यय से क्या होता है? शब्द का अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्ण जब नया से मिलता है, दो वर्ण जब मिलता है, अ और अ मिलेगा तो क्या बनता है? नया वर्ण। ये आपका संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, ठीक है ना। अगला, प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है। अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? न के समान, अंग के समान, य के समान, म के समान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण क्या है? तो आंसर होता है आपका न के समान होता है। किसका होता है? न के समान होता है, ठीक है ना। किस समान होता है? न। प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण स्थान न के समान, अंग के समान, म के समान। वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण, जैसे में लिखते हैं संगम, प, फ, ब, भ, म। इसका आंसर हो जाएगा आपका म हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? म ही होगा। क्या होगा? म। म के समान होगा। प, फ, ब, भ और म के च वर्णों के पहले अनुसार का उच्चारण क्या होता है? तो म में बदल जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हिंदी जो है आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में लिखा जाता है? 59 का क्या हो जाएगा? 59 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के जिन शब्दों के अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचंद का, चंद्र बिंदु का, विसर्ग का, अनुस्वार का। तो अर्धचंद का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ओ ध्वनि का प्रयोग।
जैसे में अर्धचंद, जी शब्द में अर्ध ओ का प्रयोग, जैसे में लिखते हैं ओ नेस्ट, है ना, क्या है अर्धचंद है, उसी की बात हो रहा है। ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप हिंदी के प्रयोग अभिष्ट पढ़ने पर आ की मात्रा होता है, तो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा अर्धचंद होगा। क्या होगा इसका आंसर अर्धचंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि निरूपाय का होता है निह जोड़ उपाय, निरूपाय का होता है निह जोड़ उपाय होता है, तो ये हो गया आपका विसर्ग संधि, ठीक है ना, विसर्ग लगल है। सयन का होता है से जोड़ अन है, क्या है यहाँ पर ए है और अ है, यहाँ पर स्वर संधि की बात हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर यशः जोड़ दा है, यशः जोड़ दा है, यशोदा, ये भी आपको कौन हो गया विसर्ग संधि। दृष्टा का नहीं बन रहा है, मतलब आपका क्या होगा, आपको पूछा है कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा आंसर सयन, से जोड़ अन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पंचम पम जोड़ चम, क्या होगा आंसर पम जोड़ चम, पंचम का स्पेलिंग क्या होगा पम जोड़ चम, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी, पम जोड़ चम होगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। यदि तत्सम संस्कृत के शब्द को कहते हैं, स को क्या होता है उसका तद्भव कौन सा वर्ण होता है, तो तालाब स किस में बदलता है दंत स में बदल जाता है, किस में बदलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा स, ठीक है ना। अगला बहुत सिंपल है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के बारे में पूछ रहा है ना, तो पूर्ण विराम है ये, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, क्या बोलते हैं योजक चिन्ह। तो पूर्ण विराम क्या है आपका ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। एक है ये जो है आपको है ना सेमी कोमा। कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, तो इसका काम क्या है, कौन विराम चिन्ह जिन दो शब्दों को जोड़ता है, राम सुबह शाम, तो बीच में जो शब्द को जोड़ता है उसको क्या करते हैं, योजक चिन्ह का काम करता है। कौन करता है उसको, योजक चिन्ह। क्या होता है, कौन विराम चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है, भाई बहन रात दिन सुबह शाम, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको योजक चिन्ह। क्या होगा इसका आंसर, योजक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, जिसको नापते हैं और तौलते हैं, तो नापते तौलते किसको है, पानी को नापते तौलते हैं, ठीक है ना। दल आपका समूहवाचक है, होली क्या है आपका व्यक्तिवाचक है क्योंकि पर्सनल है ना। ममता क्या है, भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। और पानी क्या है, लिक्विड के रूप में जिसको नापते और तौलते हैं, है ना। शब्द की जाति को क्या कहता है, शब्द की जाति को आपको लिंग कहा जाते हैं, क्या है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, लिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है, तो बहुवचन आपका वार्ता, ये एक वचन, इसका होता है बहुवचन वार्ताएं होता है, क्या होता है वार्ताएं। सर का होता है बहुवचन सरके होता है, क्या होता है सरके। शाखा का बहुवचन होता है शाखाएं, क्या होता है शाखाएं। तो आपसे पूरा कौन बहुवचन है, तो नारी वृंद क्या ऑलरेडी बहुवचन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग, तो चित्रकला, किन्नर, परिवर्तन, खीरा, तो स्त्रीलिंग शब्द को छांटना है, तो चित्रकला अच्छी चित्रकला, बहुत ही बढ़िया चित्रकला है ना, चित्रकला अच्छी है, तो आंसर क्या आ जाएगा 69 का चित्रकला आंसर हो जाएगा। क्या होगा, चित्रकला आपका क्या होगा, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाद बाकी सारा क्या है आपका, ये तब खीरा पुल्लिंग होगा, किन्नर परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी ध्यान देना पड़ेगा, तो पुल्लिंग शब्द की बात है, तो गदा, ये गद्दा नहीं है, गद्दा अगर ये रहता गद्दा है ना, बैठने वाला जो गद्दा उठने जो बैठने वाला होता है, तो ये तो पुल्लिंग है, लेकिन ये भगवान का जो गदा की बात हो रहा है, गदा है ना, तो ये गदा जो है आपको, ये गदा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये गद्दा रहता तो ये पुल्लिंग रहता। गंध, ये भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है, गंध आ रही है, चिंता हो रही है, गंध आ रही है ना। इत्र महक रहा है, इत्र
पुल्लिंग शब्द है। इत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द। याद रखिएगा इत्र कौन सा शब्द है? तो इत्र है आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन विभक्तियाँ अधिकरण के हैं? अधिकरण कारक का क्या होता है? अधिकरण का में पर होता है। अधिकरण कारक के पढ़ाए होंगे। अगर आपको कारक पढ़ना है तो आप जवाब कहिएगा, कारक हम बता देंगे। तो कारक क्या आपका? अधिकरण कारक है, मतलब इसका पहचान क्या होता है? में पर होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना क्या है? लगना रहता है, जाना, सकना, चुकना सहायक क्रियाएं आती है, उनमें क्या होती है? ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी ने का प्रयोग भी होता है, ने और का प्रयोग भी होता है ना। ने का प्रयोग नहीं होता है, तो ये दोनों तो आंसर तो होगा ये है, लेकिन आपसे उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है ना। ने का प्रयोग नहीं होता है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। दो के आंसर है, दो आंसर तो है नहीं, तो आपको कह रहा है कि उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ये बात बिल्कुल आपका सही है। लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ को छोड़ के गिरा कि पेड़ के लेके गिरा? पेड़ से गिरा, पेड़ को छोड़ के गिरा। तब जब भी छोड़ने के बाद आता है क्या होता है? तो आपादान कारक का होता है, से होता है। जब कोई चीज़ को छोड़ के आता है उसमें से, कर्ण भी से होता है, लेकिन उसमें साथ वाला में होता है। कलम से लिखता हूँ, अगर से साथ में है तो यहाँ पर कर्ण होगा, लेकिन यहाँ पर पेड़ से गिरा तो आंसर होगा आपका आपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं। वाक्य में जब अलग रहता है शब्द को शब्द हम कहते हैं, लेकिन जब वे किसी वाक्य में एक साथ हो जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो उसको हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम पद कहते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है वह है, इसके बाद वह है, वे है, यह है, ये पूर्व सर्वनाम किस भेद से संबंधित है? तो ये जो है अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, इनमें से कोई नहीं, मध्यम पुरुष। तो अन्य पुरुष कहते हैं। वह प्रथम पुरुष होता है बोलने वाला, है ना, बोलने, खुद बोलता है, मैं, मुझे, है ना, हम लोग, जो खुद बोलता है। और मध्यम पुरुष क्या कहता है? मध्यम पुरुष किसी को कहता है जो सुनता है, सुनने वालों को, तुम लोग, है ना, तुम्हें, तुझे, सब क्या है आपका? मध्यम पुरुष। लेकिन अन्य पुरुष में क्या होता है? इसके बारे में कहते हैं। अन्य पुरुष में क्या होगा? इसके बारे में कहते हैं। क्या होगा? वे, उसे, उन्हें, सब क्या होगा? यह, वे, है ना, वे, ये क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जानते होइएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के क्या करते हैं? विशेषता, उसे क्या विशेषण तो कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिसकी विशेषता बताई जाए उससे क्या कहते हैं? तो उसको हम विशेष से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे में काली कोयल, है ना, तो काली क्या है? आपका विशेषण है। काली क्या है? कोयल क्या है? शब्द है ये, तो ये विशेष्य है। क्या है ये? विशेष्य है। हरी घास, तो हरी क्या है आपका? विशेषण है। क्या है? विशेषण। लेकिन घास क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। तो बड़े क्या है? साहसी तो ऑलरेडी क्या है? साहसी ऑलरेडी आपका विशेषता बता रहा है, लेकिन विशेषण को विशेषता क्या? प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? इस वाक्य में प्रविशेषण कौन है? तो बड़े हैं। क्या है? प्रविशेषण। साहसी तो है, कितना साहसी है? बड़े साहसी है। तो विशेषण का भी विशेषता बतलाया, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। तो क्या होगा इसका? बड़े आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रियापद के उस अंश, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के बराबर सभी रूपों में पाया जाता है? तो उसको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम धातु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कालवाचक अवयव है? तो कालवाचक, जिसमें समय की बोध कहाँ हो रहा है? दूर, यहाँ, तले, अब। तो अब से क्या है? इसमें कालवाचक अवयव है। काल समय की, अब से मतलब अभी से बात, समय की बात हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
अगला, निम्नलिखित में बलदायक निपात कौन है जिसमें हम जोड़ देते हैं कुछ चीज़ को लेकर, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। निम्नलिखित में बलदायक निपात बल कौन है, तो ही तक पर क्या काश काश ठीक लगभग करीब, हाँ जी हाँ, नहीं, आपका आंसर ये हो जाएगा। बलदायक जिसमें मुझे तो जाना ही है ना, मुझे, मैं ही तो हूँ, तुम ही तो जाओगे, मतलब कोई चीज़ का क्या है, बल देते हैं, अधिक करते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, तो ही तक पर, बलदायक। रचना अथवा बनावट के विचार शब्द के कितने भेद है, 3 भेद है। कौन कौन, रूढ़, इसका खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है यौगिक, जिसको तोड़ सकते हैं 2 भागों में, और रूढ़ यौगिक, और योग रूढ़ है ना, योग रूढ़, इसका तीसरा अर्थ निकलता है ना। अगला क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बनावट 3 प्रकार के हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, तो संस्कृत के जो शब्द होता है ना, तत्सम कहलाता है। संस्कृत के जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। लेकिन उसका यूज हम कहाँ करते हैं, हिंदी में भी कर लेते हैं। जैसे में अग्नि, अग्नि शब्द आपका क्या है, तत्सम है, लेकिन उसका हिंदी क्या कर दिए, आग, तो हो गया तद्भाव। क्या हो गया, तद्भाव हो गया, ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, कौन तत्सम है, तो ये तो होगा नहीं, डोंगा भी होगा नहीं, कीमत भी नहीं होगा। चंचू आपका क्या है, संस्कृत का शब्द है, चंचू क्या है आपका, तत्सम शब्द है। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, तो सुभाषित, सु लगल है, क्या लगल है, भाषित में क्या लगल है, सु, आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग। उपसर्ग उसका जो पहले लग जाता है शब्द के। ये आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है खिंचाव। खिंचाव में क्या है, खिंचाव में आव प्रत्यय है, खिंचाव में क्या है, आव प्रत्यय लगा हुआ है। खिंचाव, खिंचाव में क्या है, आव प्रत्यय है ना। बनावट में आवट है, बनावट में क्या है, बनावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ। अगर आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको उपसर्ग प्रत्यय अगर पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, उसके लिए अलग वीडियो ला करके। यहाँ पर तो बता नहीं सकते फिलहाल अभी। जिसमें प्रत्यय होता है एक बाद में लगता है हिंदी में, ठीक है ना। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध कौन है, तो शुद्ध आपका चित्कार शब्द है। शुद्ध क्या है, चित्कार, विचरण, पूर्व संचित, उद्भवसित नहीं, आपका चित्कार शब्द क्या है, तो शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध कौन है, गलत शब्द कौन लिखा है, तो गलत आपका चरितार्थ सही है, जीर्णोद्वार सही है, जिजीविषा सही है, तो निविर क्या है, गलत है। तो आपके पूछ रहा है कि अशुद्ध के बारे में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निविर होगा। सऊर शब्द का अर्थ होता है, सऊर मतलब होता है सलीका, सऊर मतलब क्या होता है, सलीका, कुछ अच्छा चीज़ करते हैं उसको, सलीका, उसका बहुत अच्छा सऊर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सलीका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वाक्य है, मतलब एक से अधिक उसमें वाक्य रहता है। तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो एक ही वाक्य है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, भी एक ही वाक्य। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो सूर्योदय हुआ, एक सूर्योदय हुआ और एक कुहासा जाता रहा, तो आंसर क्या होगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, क्या होगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, आंसर यही होगा, ठीक है ना। अल्प शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है, अल्प मतलब होता है, अल्प का मतलब, अल्प मतलब कम, थोड़ा, उसका विपरीत उल्टा क्या होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा, बहु होगा। तो उन्नति आदि होगा नहीं, इति होगा नहीं, बहु मतलब अधिक होता है, तो आंसर क्या होगा आपका, बहु आंसर हो जाएगा। अगला, जो किए गए उपकारों को मानता है, उपकार कोई चीज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। ये एक वाक्य के एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है, तो कृतज्ञ होता है, जो किसी के लिए उपकार को मानता है। जो बहुत बोलता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको वचाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वचाल। जो बहुत अधिक, जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी, क्या बोलते हैं उसको हम, मितभाषी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं कम बोलने वालों को। मृदुल बोलते हैं जो मीठा बोलता है, मीठा बोलता है उसको मृदुल बोलते हैं, मृदुल, है ना। अगला क्वेश्चन, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इंद्र, इंद्र का होता है पुरंदर भी, वज्री भी, वेसर, सम्मस्मर, श्री। तो इंद्र का वज्री होगा, क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, वज्री। श्री बोलते हैं विष्णु भगवान को, किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान को बोलते हैं। तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो वज्री आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, नौका शब्द का, नौका शब्द, नौका जो अंतर होगा, नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, नौका पर्यायवाची, तो उड़ूप, कासार, जाया, पटु। तो नौका शब्द का क्या होगा, तो नौका शब्द का पर्यायवाची होता है आपका
उड़ूप होता है। क्या होता है? उड़ूप। याद रखिएगा, नौका के पास क्या होता है? उड़ूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। तो दिनकर ने उर्वशी लिखा, दिनकर ने उर्वशी लिखा, ये बात सही है। शुद्ध वाक्य कह रहा है नहीं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसमें शुद्ध वाक्य कहने का मतलब है कि इसमें 3 को क्या होगा? गलत होगा। 3 को क्या होगा? गलत है, एक ही सही होगा। तो दिनकर ने उर्वशी लिखा नहीं, दिनकर ने उर्वशी लिखी। तुम मैं और वह चलेगा, बिल्कुल बात गलती है, ये भी बात गलती है। सीता ने झूठ कहा था, लड़की ने दही गिरा दी। अगर आप लोग इसको बढ़िया से अगर देखिएगा, लड़की ने दही गिरा दी, तो दही को गिरा दी, दही पुल्लिंग है ना। और झूठ कहा था, सीता ने झूठ कहा। अगर आपको इसको बढ़िया से अगर डिफाइन करेंगे तो सीता स्त्रीलिंग है ना। सीता ने झूठ कहा, झूठ शब्द क्या है? झूठ को देखेंगे, यहाँ पर दही को देखना है हमको। क्यों देखना है? ऐसा नहीं कि सीता को देखना है, लड़की को देखना है, इस प्रकार से नहीं देखेगा। इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर सही ये है। अगर पूरी तरह से अच्छा तरह से पढ़ेंगे, ये राम ने रोटी खाई, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग, उसका मतलब हमको नहीं है खाने, मतलब रोटी क्या है? तो राम ने रोटी खाई, इसका देखेंगे, राम ने रोटी खाई, ठीक है ना। और सीता ने भात खाया, सीता ने भात खाया। जो कम जानकारी, जो थोड़ा मोड़ा अगर जानकार होगा उसको बात को क्या करेगा? गलती बना देगा। लेकिन शुद्ध शब्द यही है, शुद्ध शब्द यही है। इस प्रकार से झूठ क्या है? झूठ आपका है, आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए सीता ने झूठ कहा था। तो आंसर क्या होगा? सही है। लड़की ने दही गिरा दी, ये बात गलती है। तो आपको शुद्ध शब्द क्या है? तो आंसर आपका यही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है? अब इसमें 3 को बात सही लिखल है, एक को बात क्या है? गलती लिखल है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, अशुद्ध के छांटना है। उनका बहुत सम्मान हुआ, मेरे लिए पढ़ता हूँ वहाँ, मेरे लिए पढ़ता हूँ वहाँ भारी भीड़ लगी थी। मेरे लिए पढ़ता हूँ नहीं, ये बात गलती है, ये सब अच्छा नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, ये बात सही है। तो आंसर क्या होगा? अशुद्ध वाक्य होगा आपका मेरे लिए पढ़ता हूँ। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। दिल करा करना, मुहावरे का क्या अर्थ है? दिल करना का मतलब होता है साहस करना। क्या होता है? साहस करना, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? तो घुटने टेकने का मतलब चेहरा उतारना, बिल्कुल दम बांधना। घुटने टेकने का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। घुटने टेक देना का मतलब हार मानना। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला, लोकोक्ति है। जो लोगों के द्वारा कही गई जो उक्ति होता है, बात होता है, उसी को क्या बोलते हैं? लोकोक्ति बोलते हैं। जो लोगों के द्वारा कही गई बात होता है, कहावत, लोकोक्ति बोलते हैं। तो आप भला तो जग भला, किसी तरह का दही तो नहीं, बिल्कुल नहीं, एक साथ दो काम नहीं, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना, दो प्रतिकूल भाव वाले व्यक्तियों के साथ नहीं, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना, उसी को कहते हैं आप भला तो जग भला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 100 नंबर लास्ट है, देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे, अधिक आशा तुच्छ फल, कठिन काम संपन्न करना। तो अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवा देना, है ना। देसी मुर्गी मतलब अपन कुछ बात जानते दूसरा की अगर नकल कीजिएगा तो जो भी आपको आता रहेगा, है ना, अपना भी क्या करिएगा, भूल जाइएगा, उसी के बारे में बताया गया। आंसर क्या होगा? अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवा देना, है ना। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक आपको आया होगा, है ना। इस प्रकार से कल हम गद्यांश के बारे में बताएंगे। इसमें हम टोटल आपको हम बता चुके हैं, आपको क्या बोलते हैं, हाँ मतलब 100 ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये पूरा तरह से अच्छा तरह से देखे होइएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कोशिश कीजिएगा इसको फिर से दोबारा देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, है ना। अगर आप 10वां में हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, और कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों यार के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ तक देखने के सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।